देख मैं ना कहती थी कि ये है ही ऐसी। इसके ना हाथ में कोई चीज़ ठहरेगी, ना जहाँ इसका साया पड़ेगा वहाँ कोई चीज़ फैलेगी। ये नीला दाग तो वैसे भी नहुसत की अलामत होता है। मेरी बहू के यहाँ खुशखबरी है, नीलो से कहना अब हमारे घर ना आए। ये सितारा का बचपन था। मोहल्ले की औरतों के पास इसके बारे में ऐसी ही बातें होती थीं। ये सिर्फ इस छोटे शहर के मुतवस्सत तबके के मोहल्ले की औरतों की ज़हनियत की बात ना थी, मज़ज़ महफ़िलों में भी उसने अपने साथ चलने वाली इस शय पे लोगों से कुछ ना कुछ सुन रखा था। अच्छा आपका नाम सितारा है, मुझे लगा नीलम या नीलूफ़र वग़ैरह होगा। फिर सब आपको नलू क्यों कहते हैं? अच्छा ये जुमला अधूरा छोड़ा गया था लेकिन इसके चेहरे पे जी इस नज़र ने अल्फाज की कमी पूरी कर दी थी। महंगी साड़ी और डायमंड ज्वेलरी में लदी एक रिटायर्ड कर्नल की वो कहने को मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता बीवी इस लम्हे में हमारे मोहल्ले की जाहिल औरतों से किसी तरह कम ना लगी थी। बहुत सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं मगर वो उनका आदी नहीं हो पाता, शायद वो भी नहीं थी। वो पैदाइशी यतीम थी। इसकी पैदाइश से 2 माह क़ब्ल फ़ीफ़ीन ली अचानक ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। कौसर खालिद ने शौहर की आखिरी निशानी को अल्लाह की अता करदा तस्कीन जानता था और बेहद मोहब्बत और मान से उसका नाम सितारा रखा था। बेटी तुमने भी कहाँ इसका नाम सितारा रख दिया है? इतनी तो बदनसीब है ये, बुरी किस्मत का ही सितारा बनेगी। मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग खातून रुखसाना अम्मा ने राय दी थी और इसके बाद से तो जैसे ये बात मसम हो गई थी कि सितारा बदकिस्मत थी और इसकी बदकिस्मती फैलती गई। ये राय शायद इतनी पक्की ना होती अगर इसके चेहरे पे वो नीला दाग ना होता। इसके बाएं रुखसार पे आंख के किनारों तक फैला नीले रंग का पैदाइशी निशान था। सितारा की सारी खूबसूरती इस दाग के आगे नज़रअंदाज कर दी गई थी और वो दाग नहुसत की अलामत करार पाते इसकी पहचान बन गया था। मोहल्ले की औरतें और बच्चे तली नीली कहकर छेड़ते। कौसर खालिद कुछ अरसे तक तो एहतजाज करती रही थी मगर फिर मुस्तकिल जिहाद जैसी ज़िंदगी में उनकी तवानाई दूसरी चीज़ों में उलझा दी थी। फिर ये मेरी आंखों के सामने का वाक़या है, सितारा के हाथ से दूध का भरा बर्तन गिरा था। हालात की मारी कौसर खालिद के लिए वो नुकसान इतना बड़ा था कि गुस्से में इन्होंने पहली बार सितारा को नीलो पुकारा था। इस दिन मैंने सितारा के यकीन को सामने पड़े मिट्टी के बर्तन से ज़्यादा टुकड़ों में बंटते देखा था। वो बहुत लायक ना थी मगर पास हो जाती थी। उस दिन पहली बार क्लास टेस्ट में फेल हुई थी। इसे सितारा पुकारने वाली वाहिद हस्ती उसकी मुँह ने भी उसे नीलो बना दिया था और उसने खुद को नीलो तस्लीम भी कर लिया था। जहाँ तक मेरी बात थी तो मैं भी बाकियों की तरह इसे नीलो ही पुकारता था लेकिन मैंने भी उसे नहुसत नहीं समझा। मैं कैसे समझ सकता था मेरे चेहरे ये कोई नीला दाग ना था मगर कहानी मेरी भी सितारा से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। मैं इसके सामने वाले घर में रहता था, मेरे वालिद का भी मेरे बचपन में इंतकाल हो गया था और इस सदमे ने मेरी मुँह को आधे धड़ का फालत दे दिया था। मैं सितारा से ज़्यादा लायक स्कूल कॉलेज में पोजीशन लेता रहा था मगर इतना भागकर भी वहीं खड़ा था। मेरी मुँह मेरे अफसर बनने के ख्वाब देखती थी और मैं एक ढंग की नून वकरी तक ना हासिल कर पाया था। मुझे लगता था कि मैं बस नाकाम होने के लिए पैदा हुआ हूँ। नाकामियों के उन घटा टोप में पहली बार मुझे कुछ मनचाहा मिला था। ज़रताशा अंधेरों में इफ्तिखार वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। उम्र में सितारा से 5 साल छोटी थी मगर अदाओं में इससे कहीं आगे थी। वो सिर्फ हसीन नहीं थी बल्कि फितना ख़ेज़ हद तक हसीन थी। मैं इसकी एक झलक पर इसका दीदा हो गया था और एक मुलाकात के बाद इसका असीर इजहार मोहब्बत और इसके जवाबी इकरार से मुझे यूँ लगा था कि ज़िंदगी की हर महरूमी का इजाला हो गया था। हमारा सिलसिला 1.5 साल चला था। हमारे बीच कासद सितारा थी। खुतूत फूल तहाइफ मेरे इख्तियार में जो कुछ था मैं ज़रताशा ये लिटाने को तैयार था मगर मेरा इख्तियार बहुत महदूद था। उसकी शादी एक अमीर शख्स से कर दी गई थी जो उम्र में इससे खासा बड़ा था। मैं रिश्ता भेजने की पोजीशन में ना था। ज़रताशा शादी होकर किसी दूसरे शहर चली गई थी और उन्हीं दिनों मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। मेरे लिए जैसे दुनिया ख़त्म हो गई थी। दुनिया में तो कोई कौसर खालिद का भी नहीं था। वो सितारा की फ़िक्र में बीमार रहने लगी थीं। सतार हे जवान थी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। वो नीला निशान जो पैदाइश के वक्त इसके आधे से ज़्यादा रुखसार पे फैला हुआ था उम्र के साथ आंख तले और रुखसार की हड्डी तक महदूद रह गया था। मगर बात खूबसूरती की थी ही नहीं। जिसे एक ज़माना बदनसीबी के लिए जानता था उसे कौन अपना नसीब बनाता। जिनकी खुशी के लिए आप जान दे सकते हूँ और वही आपके तुम में मर रहे हूँ तो ये सहना दुनिया का कठिन तरीन काम होता है। अपनी मुश्किल से निजात हासिल करने सितारा मेरे पास आई थी। मुझसे शादी कर लूँ आर्यन।
जिंदगी में अगर कभी ज़रताशाह वापस आ गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। मैं आसानी मान गया था। कौसर खालिद का बहुत मकाम था मेरे दिल में, यूं भी मुझे यकीन था कि अब भी मोहब्बत नहीं हुई तो फिर सितारा होती या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता था। हमारी शादी के 8 माह बाद कौसर खालिद का भी इंतकाल हो गया था। मैं सितारा को लेकर कराची आ गया था, बड़े शहर में बड़े ख्वाब लेकर अब, मगर मैं पहले वाला आर्यन रियासत ना रहा था। मैं पहले भी पैसे और रान बान के ख्वाब देखता था, मगर पहले की तरह अपनी मन की ख्वाहिश मुताबिक अफसर नहीं बनना चाहता था। मैं अब प्रैक्टिकल होकर सोचता था। प्राइवेट नौकरियां करते मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था और फिर अनथक मेहनत के 12 साल लगे थे कि वो जो ज़िंदगी में हर तरह नाकाम था, अब पाकिस्तान में बरामदात का सबसे बड़ा नाम बन गया था। आज मेरे पास वो सब कुछ था जिसमें कभी मैंने खुशी के मानी मुकर्रर किए थे। घर, गाड़ियाँ, कारोबार, और वो जब भी दीवानों की तरह चाहा था ज़रताशा, वो भी मेरे पास पलट आई थी। अपने दूसरे शौहर को उसने हाल ही में छोड़ा था और अब वो मेरे गर्द मंडला रही थी। इसने अपना नाम याशा कर लिया था। वो अब भी वैसे ही बल्ला की हसीन थी। अदा में इसकी वक्त के साथ मज़े कातिल हो गई थीं। मुझे इस शहर में सब मिला, बस मोहब्बत नहीं मिली। इसकी फरमाइश पर मैं आज उसे डिनर के लिए लाया था। वो बहुत से इतराफ़ करती फिर इकरार पे आई थी। उसने ऐसी लिजाजत से मुझसे शादी की दरख्वास्त की थी कि अगर मैं 13 साल पहले वाला आर्यन होता तो फलकर इसकी मटीम में जा समाता। तुम अगर सिर्फ मोहब्बत से लिए मुझसे शादी करना चाहती हो तो मत करो। वो मेरे पास 13 साल पहले थी, तुम्हारे लिए अब नहीं है। हम, मेरे पास अब वो है जिसके लिए तब तुम मुझे छोड़ गई थीं। ताशा की आंखें हैरत से फैली थीं। वो आखिर मुझे कितना बेवकूफ़ समझती थी। 13 साल पहले जब मैंने हार मानी थी, अपने हालात से नहीं मानी थी, इसकी बेवफाई से मानी थी। उसकी शादी की खबर पर मेरी आशफ्ता सरी देखकर सितारा एक आखिरी कोशिश करने गई थी ज़रताशा के पास। इसने मुझे ज़रताशा की मजबूरी के 10 अज़र बनाए थे। बहुत से मामलों में सितारा बिल्कुल अनाड़ी थी और उनमें से एक झूठ बोलना था। मैं अपनी तशफ़ी के लिए एक बार खुद से जाकर देख भी आया था कि ज़रताशा किस कद्र खुश थी इस शादी पर। मुझ जैसे खाली हाथ शख्स की मोहब्बत पे किसी की दौलत को चुन लिया। बुरा ये था कि आज एक बार फिर वो इस मोहब्बत को, जो वजूद ही नहीं रखती थी, हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहती थी। इसकी वजह से मैं पहले ही अपना कितना नुकसान कर चुका था। इसकी ज़िद में किया बन गया था मैं इसके छोड़ जाने की जलन में। मैंने कामयाबी और खुशी का मयार सिर्फ पैसे, स्टेटस और शान शौकत को बना लिया था। मैं हर रोज़ की छोटी खुशियों को जीना भूल गया था। मोहब्बत को महसूस करने का ध्यान ना रहा था मुझे। और फिर क्या हुआ था, 2 रोज़ कबल जब मैंने सितारा को बताया था कि बंगले पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब जल्द हमें वहीं शिफ्ट होना होगा, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि ज़रताशा वापस आ गई है। मैं अपने कौल पे कायम हूँ। तुम मेरे हर हक से आज़ाद हो। तुम इससे शादी करके अपने नए घर में चले जाओ। जाने इसे किसी से कैसे और क्या पता चला था कि वो इतनी दिलगरफता थी। मुझे कदम कदम संभालने वाली जब मेरे सामने जार जार रोई तो मुझे यूं लगा कि जैसे कोई मेरे दिल पे तेशा चलाकर इसकी आंखों से आंसू निकाल रहा है। मैंने बेइख्तियार उसे गले लगाया था। इसकी तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही। अब जब उसने मुझे हर हक, हर फर्ज से आज़ाद कर दिया था तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इस सब से तो बंधा हूँ भी नहीं। जिम्मेदारी और अखलाकी पाबंदी तो पता नहीं कब और कितनी पीछे रहेगी। मैं तो अब इसके बगैर रह ही नहीं सकता। वो मेरी ज़रूरत ही नहीं, आदत हो गई थी, बल्कि मजबूरी बन गई है। हाँ, मोहब्बत मजबूरी ही तो थी। मैं उसे बता नहीं पाया था कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और वो मुझे परे हटाकर चली गई थी। मैं इस दिन से इस उलझन में था कि सितारा आखिर ऐसी क्यों थी। इतिमाद से खाली। उसे अगर अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता था तो कम अज़ कम अपनी जगह तो नज़र आनी चाहिए। हम साथ ही इस छोटे शहर से निकले। वो मुझसे चंद ही माह छोटी है। प्राइवेट ही सही, लेकिन उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर वो इतनी कम अकल कैसे हो सकती है कि अपने शौहर को किसी और औरत के हवाले करने के लिए इतनी आसानी से तैयार थी। मैं ये कभी ना समझ सकता अगर आज गोदाम में असलम का चेहरा नहीं देख आया होता। कैसे किसी एक शख्स के मुंह है निकला मामूली जुमला हर किसी की ज़बान पर चढ़ जाता था। राइज राय से फिर वो इस हकीकत बन जाता है और ऐसे बन जाता है कि फिर दीमक की तरह किसी की सारी खूबियों, इतिमाद को खा जाता है। लाशूरी तौर पर वो शख्स खुद भी अपने बारे में ही जाने वाली बातों को सच मान लेता है। फिर इसके लिए खुद को जांचता परखता अपनी कीमत पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सितारा के लिए भी ऐसे ही था।
रुखसाना अलिफ़ के मुंह से निकला इस एक जुमले ने सितारा की ज़िंदगी को किया रुख दे दिया था। नीलू को कोई चाह नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें सितारा के लाशूर का हिस्सा में और मैंने भी इसकी इस सोच की सही करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो बल्कि उसे सिरे से समझने की कोशिश ही नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदाइशी यतीम थे और उनकी तो वालिदा का भी बचपन में इंतकाल हो गया था। नसीब लकीरों में है ना बदशगुनी कैसी रंग के दाग में, ये हमारी जाहला ना सोच में होती है किस्मतें इस रब ने अपने पास लिख रखी हैं। जीने की मुद्दत, मरने का वक्त, रिज़्क़ का हिसाब वो अपनी मशीत से पहले ही लिख चुका है। हमें बस ये याद रखना चाहिए कि हमारे अमाल अभी लिखे जा रहे हैं या अलियन में या सजीन में लिख हसा, और ये हमारे इख्तियार में है। पहल भी किसी कम अकली में कही बात या तना के जवाब में मैं सितारा की हिमायत में बोल पड़ता था। ऐसा करने में मेरी नीयत महज जहालत की मुखालफत और हक बात कहने की होती थी, मगर मैंने भी सोचा ही नहीं कि वो जिसको सब ने छोड़ रखा था वो मेरी इस हमदर्दी को कैसे लेती होगी। किया अपने वाहिद गमख्वार के लिए उसके दिल में कोई ख़ास एहसासात नहीं अलिफ़ गे। मैंने वाकई भी इस पहलू पर गौर नहीं किया, ना भी उसने एहसास कराया। वो तो दिल और जान से मेरी और ज़रताशा की मोहब्बत के कामयाब होने की ख्वाहिश थी। मुझे तो ये तक ख्याल ना रहा था कि भी हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अम्मू की बीमारी और मेरी नाकामी के दौर में मेरे पास अपना हाल कहने को सिर्फ सितारा ही होती थी। हम घंटों बातें करते थे, कई बार हमने साथ बैठकर ख्वाब बने थे। मैं वो छोटा शहर और आम सी जिंदगी में वो छोड़ने की बातें करता था और सितारा नहीं इन लोगों और उनकी बातों को पीछे छोड़ देना चाहती थी। मज़े की बात तो ये कि जो बाज़र ताशा से शादी के बाद शहर आने के मंसूबे उसे बनाया करता था, तब भी मैं उसे भी अपने साथ अपने बड़े शहर के बड़े बंगले में शुमार करता था। वो तब भी इस हद तक मेरी ज़िंदगी का थी कि मैंने अपनी उम्र भर के ख्वाबों में इसका हिस्सा रखा हुआ था, बस बीच मकाम पर नहीं रखा था। बाज़ मर्तबा यूँ होता है कि अधूरी हसरतों से ज़्यादा वो चीज़ परेशान करती है जो उनके बदले में ज़िंदगी में आई होती है। गाहे बगाहे इस शीनिया तमाम की याद दिलाती रहती है, इसका खला भर भी नहीं पाती और वो जगह खाली भी नहीं रहने देती। और वो खाली हमें हरगिज़ सितारा की कम एतिमादी पे चोट नहीं कर सकता था। यही में ही था जिसने ज़रताशा की हकीकत जानते भी उसे ख्वाहिशना तमाम मान लिया। अपने और सितारा के बीच एक ऐसा गुरेज रखा कि वो ये थी ना समझे कि वो मेरी मोहब्बत हासिल कर सकती है। वो मेरी बीवी रे सफ़ेद वाओ सियाह की मालिकन तो हो सकती है, मगर मेरे दिल तक रसाई नहीं पा सकती। मैं कहीं अपने अंदर इस चीज़ पे पुख्ता हो गया था कि मुझे कब किया चाहिए। फिर रफ्ता रफ्ता में इसका इतना आदी हो गया था कि पूरे दिन की खारी के दौरान एक इत्मीनान रहता था कि घर पहुंचूंगा तो सारे दिन की थकन का इलाज और बेशबहा सुकून मेरा मुंतज़िर होगा। ये कितनी बड़ी नेमत है मर्द के लिए कि इसे घर और बीवी का सुकून नसीब हो। ऐसी औरत मयस्सर हो जो ताबे और साबिर हो, हर तरह के हालात में एहसन अंदाज में निभा करना जानती हो, जो ज़रताशा जैसी नहीं होती कि ज़रा कड़ा वक्त आने पे ऊँखी फेर जाए। बदले में मैंने सितारा के साथ किया था, इस शहर को छोड़ते में सब भूल गया था। दोस्ती, अपनायत, ख्वाब में खुद तो वो मोहल्ला और मीडियो के लाइफस्टाइल पीछे छोड़ आया था, मगर सितारा सिर्फ वहाँ के लोग पीछे छोड़ सकी थी। वो नाम, इससे जुड़ी सारी बातें और यादें मैंने भी इससे दूर होने ही नहीं दी। आज सोचने पे मुझे एहसास हुआ था कि मैंने सितारा को भी इसकी नई पहचान बनाने का मौका ही नहीं दिया। जब पुकारा ऐसे नीलो ही पुकारा। ये महज इसके खुद पर इतिमाद की कमी नहीं थी, बल्कि मुझ पे एतबार का भी फकदान था। औरत अपने मर्द का अक्स होती है, वो इतना ही समझ सकती है जितना इसका आदमी उसे समझा पाता है। जहाँ हमें अपना चेहरा बेहतर करने की ज़रूरत होती है, वहाँ अक्स से उलझना नादानी के सिवा कुछ नहीं होता। मैंने सितारा का एतबार जीतने और अपनी मोहब्बत इस पे ज़ाहिर करने का फ़ैसला किया था, मगर मैं ये काम अचानक नहीं का फ़ैसला किया, ये करना चाहता था। रोशनी अच्छी होती है, ज़रूरी भी होती है, मगर एकदम बहुत तेज़ रोशनी का सामना बीनाई के लिए तकलीफ़दह होता है। उसने भी तो कभी आईना पकड़ा कि मेरी मोहब्बत की हकीकत मुझ पे मुनकशिफ करने की एक वशश नहीं की, मुझे वक्त दिया कि मेरे ज़ख्म खुद ब खुद भर जाएं। अगर वो ये सोचकर एक लग्जरी बंगलों में मेरे शिफट होने में आरामदह नहीं है कि वो बस बुरे वक्त तक की साथी है, मेरे इक़्तिदार के वक्त में मेरी शायान शान नहीं, तो मैं फिर फ़िलहाल इसके के साथ साथ अपने पुराने घर में ही रहूँगा। एक औसत मगर खुशबाश ज़िंदगी में हमल से इस पर इसकी अहमियत वाज़ेह करूँगा, और जब उसे यकीन हो जाएगा कि वो मेरे साथ साथ है, तब मैं इसके साथ अपने ख्वाबों की ज़िंदगी की इब्तिदा करूँगा।
सारे गठजोड़ से फारिग होकर मैं आइंदा का लाइहा अमल तैयार कर चुका था और मेरे सामने बैठी ज़रताशा उनकी फाड़ा हैरत से मुझे देखे जा रही थी। मुझे इस औरत की हालत पे अफसोस हुआ जिसका औरत होना इसकी बाकी सिंफ के लिए बाइस शर्मिंदगी ही हो सकता था। उसके पहले शौहर ने उसको जिस अफेयर की वजह से छोड़ा था, इस बंदे को यानी अलिफ पन्ने दूसरे शौहर को वो एक माली बुहरान की वजह से छोड़ आई थी। वेटर ने खाना सर्व किया तो मैंने बल भी साथ ही अदा कर दिया था। तुम मेरे साथ डिनर के लिए आना चाहती थीं, समझो पराई मोहल्लेदारी निभाता मैंने तुम्हारी ये फरमाइश पूरी कर दी। इससे ज़्यादा की मुझसे तवक्को ना रखना। अब तुम खाना खाओ, मेरी बीवी घर पे मेरा खाने के लिए इंतज़ार कर रही होगी। मैं इसे उसके हाल पे छोड़ आया था। रोज़ की तरह मेरे दरवाज़ा खटखटाने पे वो दरवाज़ा खोलने आई थी, मगर आज हमेशा की तरह उसने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल नहीं किया था बल्कि फौरी तौर पर वापस पलटने को थी। मैंने भी उसी तेज़ी से हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाबों का बके उसकी तरफ बढ़ा दिया था। मैं इसके लिए बहुत चीज़ में लाया था, फूल आज पहली बार लाया था। इसके चेहरे पे हैरत थी, मैंने इस गाली को खिंदा पेशानी से सुहा था। बहुत भूख लगी है, मैंने ऐलान किया तो वो सर हिलाते हुए बावर्ची खाने में चली गई थी। मैं बैठकर उसे टेबल सीट करते देखने लगा था। सादा से हुलिया में मेरे घर के काम करती वो नए सिरे से मेरे दिल में उतर रही थी। सब कहते हैं कि मैंने अपनी बीमार मां की जैसी खिदमत की वैसी बहुत कम लोग कर पाते हैं, हालांकि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा था। मेरी मां मुझे ढेरों दुआ में दिया करती थीं, उनकी एक दुआ बड़ी अजीब थी। वो कहती थीं कि अल्लाह सोहना तुझे सितारों जैसी दुल्हन देगा। नाचंद जैसी दुल्हन तो सुना था, सितारों जैसी दुल्हन की मुझे कभी समझ में नहीं आई थी, पर अब आ गई थी। चंद पराई रोशनी मुनकिस करता है, घटता बढ़ता रहता है। सितारा मध्यम सी पर अपने अंदर की रोशनी झिलमिलाता है, कभी जगमगाने से नहीं चौंकता। अंधेरी रातों में भटके मुसाफिरों को उम्मीद भी दिलाता है और मंजिल की सिमत भी दिखाता है। मैं भी अपने सामने जगमगाता नीले सितारे की रोशनी से अपनी आँखों और रूह को खीरा होता महसूस कर रहा था, अपने दिल और घर को मुनव्वर होता देख रहा था। खाना लगाने के बाद वो मेरे साथ आकर बैठी थी, खुद से पहले मेरे लिए खाना निकाल रही थी। सतारा, सितारा, मैंने इसे पुकारा। डिश से चावल उतारते इसका हाथ वहीं रुक गया था। इसे कितने अरसे बाद किसी ने इस नाम से बुलाया था। तुम पे नीला रंग बहुत जचता है। उसने अपने नीले लिबास से निगाह डाली। वो आम सा काइन का सूट था। वो शोख रंग हम पहनती थी, हालांकि अच्छी लगती थी। तेज़ रंग जहां इसकी सफ़ेद रंगत को उभारते थे, वहीं इसके चेहरे पे मौजूद दाग को मज़ीद वाज़ेह कर देते थे। इसने कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा था, मगर मेरी निगाहें इसके लिबास पर कब थीं, इसके नीले दाग थीं। वो हैरान नज़रों से मुझे तक रही थी, मगर मैंने अभी उसे और हैरान करना था। मैंने दाएं हाथ की 2 उंगलियों के पौरों से हुला से इसके रुखसार पे मौजूद निशान को छुआ था। इसके किनारों का इहाता करते फिर अंगूठे से उसे सुहलाया था। फिर भी साख्ता मैंने अपनी उन्हीं 2 उंगलियों को चूम लिया। अब मैं एक बार फिर उसे देखने में मगन था। पूरी फुर्सत से इसके सही चेहरे के एक एक नक्श को, शानों पे खलते इसके बालों को, इसकी गहरी आँखों को पूरी तफसील से सब कुछ सरनो अज़बर कर रहा था। मैं इसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो बहुत खूबसूरत है और इस नीले दाग समेत खूबसूरत है। अल्लाह ने अगर ये इसके चेहरे पर सजाया है तो उसमें भी हुस्न रखा है। सितारा के ये चेहरे पे कई रंग खले थे, आंखों में चमक आई थी और फिर मैंने उन आंखों में इस नीले धब्बे का मकाम बढ़ते उसे मुतबिर होते देखा था। इसका हाथ अब भी वहीं डिश पे रुका रुका हुआ था। मैं उसकी बेखुदी पे मुस्कुरा दिया। बैक वक्त से भी अपनी कैफियत का इदराक हुआ तो वो खिलखिला कर नहीं पड़ी थी। हमी से फूटती मैंने एतबार की पहली किरण देखी थी।